CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए फोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 पूरे चरम पर है। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव 1 जून को है। इसके पहले शहर के लोग क्या चाहते हैं, बहुत चीज़ें कह के गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं मिला। अब इसी को लेकर के बात हम करेंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 27 के प्रधान सिमी संधू से। उनसे जानेंगे कि इस बार क्या पहले के कामों से संतुष्ट हैं। अभी तक 2 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुके हैं, भाजपा से संजय टंडन और कांग्रेस से मनीष तिवारी का नाम है। इसी बीच सिमी संधू से मेरी बात हो रही है। मैडम, क्या मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव में? नमस्कार मधुकर जी, पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद कि आप हमारे चंडीगढ़ के निवासियों का, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ 27 सेक्टर को, उनकी राय लेने आए हैं कि जनता क्या चाहती है। तो जनता अपने जो जनता की ज़रूरत है उनको पूरा करना चाहती है। कौन सी पार्टी आएगी या नहीं आएगी वो हमारा प्रश्न नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जनता परेशान है, बेहाल है। अगर आप देखिए बेरोज़गारी, अब चंडीगढ़ के पढ़े लिखे चंडीगढ़ के बाशिंदों के लिए कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो बहुत खुल गए हैं, लेकिन कहीं भी जैसे बाकी स्टेट्स में कोई रिजर्वेशन होती है स्टेट वालों के लिए, चंडीगढ़ में ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। यहाँ एक ही कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज 32 सेक्टर में। अब यहाँ पे एडमिशन जो बहुत मेरिट वाले बच्चे हैं उनको ही मिलता है। MBBS तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। MBBS में तो उन सारे रूल फॉलो करते हैं कि आप एफिडेविट भी दीजिए कि आप दूसरी स्टेट में नहीं अप्लाई करेंगे। पर परेशानी कहाँ आती है, जैसे MBBS ख़त्म होता है तो हर जगह एक स्टेट कोटा है 50% का। अब यहाँ पे क्या है, हमारे प्रशासन ने 4-5 साल पहले, क्योंकि ये कॉलेज सेंटर के अंडर आता है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, 4-5 साल पहले रादर 2019 में इन्होंने अपने आप कोई रूल्स बदले और एक उसी स्टेट कोटा का विभाजन कर दिया 50% डोमिसाइल चंडीगढ़ का। उसके क्राइटेरिया इतने लूज़ रख लिए कि कोई चंडीगढ़ में 5 साल कभी ज़िंदगी में भी रह गया या इनकम टैक्स भी फाइल कर दिया तो वो एलिजिबल है। इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे 32 के पास आउट हैं MBBS, उनकी सीटें तो चौथाई रह गई ना। बिल्कुल। अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जिस दूसरी स्टेट में जाएंगे वहाँ उनको कोई लेगा नहीं, क्योंकि उस स्टेट का स्टेट कोटा उन पे लगेगा। अब जो बच्चे, ये एक बैकडोर एंट्री हो गई, कोई प्रशासन के सीनियर अधिकारी या कोई भी कारण से जो बच्चों को कोई मदद करना चाहते थे, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से MBBS करके आए, उनको 2 फ़ायदे हो गए। जिस स्टेट से वो MBBS करके आए, जैसे महाराष्ट्र से करके आए, तो वहाँ का स्टेट कोटा भी उनको मिल गया। और चंडीगढ़ में इतना लूज़ क्राइटेरिया रख दिया, कोई एफिडेविट भी नहीं मांगते कि आपको 50 पर आप कहीं और नहीं अप्लाई करेंगे 50% कोटा में। अब जो चंडीगढ़ में आते हैं वो बच्चे बड़े मेरिट वाले होते हैं। पर आप सोचिए, 150 बच्चे का बैच है, उसमें से 30 बच्चों को मुश्किल से एडमिशन मिलेगी, तो बाकी 120 कहाँ जाएंगे? अब अगर प्रशासन इस तरह की नीतियाँ बदलता रहेगा, 5 साल हो गए हैं यही सिस्टम चलते हुए, और हमारे पास अब मेडिकल कॉलेज बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर ब्राइट बच्चे बेचारे घर में बैठ गए कि हम तैयारी करेंगे, हम आएंगे, पर आप प्रपोर्शन देखिए कि 150 में से 30 में भी कोई रिजर्वेशंस भी हैं, तो हमारे बच्चे तो अब घर में, इस वक्त मेरे को ज़्यादा नॉलेज इसलिए कि मेरा बेटा भी इसी कॉलेज में
पढ़ रहा है। अब क्या होगा कि ये जो बच्चे घर में बैठ रहे हैं MBBS करके, इनकी तादाद एक दिन पूरे कॉलेज की स्ट्रेंथ 5 साल की टेन्योर है बच्चों का पढ़ने का, तो 750 बच्चा पढ़ता है। एक दिन आएगा जब 1500 बच्चा अपीयर करेगा, क्योंकि 30 कब तक एडजस्ट होंगे। किसी स्टेट में इतना लूज डोमिसाइल क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ कुछ ये रूल बनते हैं प्रशासन की तरफ से, और कई पेरेंट्स RTI में एप्लीकेशन लगा दी, इधर घूम लिए उधर घूम लिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बच्चे किसी तरह सारा कॉलेज पैसे जमा कर करके, आपको पता है कि वकीलों की फ़ीसें कितनी हाई हैं, और ये सरकारी कॉलेज में बच्चे पढ़ने वाले पेरेंट पे डिपेंडेंट हैं। कैसे भी गए, पंजाब हरियाणा का एक हाई कोर्ट ने इन बच्चों के हक में फ़ैसला दे दिया, लेकिन जो अमीर बच्चे थे, जो बाहर से आए थे, जिनके कनेक्शन थे, वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले आए। अब वो स्टे ले आए कि उनको एडमिशन मिलना चाहिए, जो उन्होंने बच्चों की, हमारे बच्चों की जो भी GMCH के पास आउट हैं, उनकी सीटें आधी से ज़्यादा वो ले गए। अब जो बच्चा GMCH से, अब तो कुछ सालों में तो GMCH में कोई एडमिशन ही नहीं लेना चाहेगा, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन ही नहीं कर पाएगा। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, बहुत अच्छी बात है, हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस सिटी में कॉलेज है न। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MD या MS ऑर्थोपेडिक गायनी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, वो बच्चे अगर कर भी लेते हैं, उनके लिए क्या रिजर्वेशन है। जैसे अभी भी चंडीगढ़ के पढ़े लिखे बच्चों की हर कोई रिजर्वेशन नहीं है कि अगर वो किसी जॉब में अप्लाई करते हैं, कोई 10%, कोई 20% रिजर्वेशन नहीं है। एज ज़रूर बढ़ा दी, जैसे आप बता रहे थे कि 37 ईयर्स हो गए, पर कितनों को नौकरी मिली। मतलब सारी उम्र आप चंडीगढ़ में पैदा होइए, चंडीगढ़ में पढ़िए, और चंडीगढ़ में उसके बाद आपके लिए नौकरी नहीं है। एक तरफ तो हम करते हैं डॉक्टर की शॉर्टेज है, डॉक्टर की शॉर्टेज है, ऐसी नीतियां बना के चंडीगढ़ के बच्चे किधर जाएं MBBS कर। ये तो मेडिकल की समस्या है, जो मेडिकल कॉलेज की समस्या मैडम ने बताया, और भी जो चंडीगढ़ में कई समस्या हैं इसी तरह की, जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। इस पर मैं अब दोबारा आती हूँ। अब यहाँ एक हमारे फॉस्वैक की हर मीटिंग में ये बोलते हैं कि जो कूड़े का पहाड़ है वो बढ़ता जा रहा है। इतने अफसर आए गए, सब डेपुटेशन पे आते हैं, अपना 3-4 साल का टेन्योर मज़े से पूरा करते हैं और चले जाते हैं, और वो पहाड़ वैसा कहीं पैसा बढ़ रहा है। लाखों करोड़ों स्कीमें बन गई कि ये फैक्ट्री लगेगी, ये गार्बेज प्लांट लगेगा। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आप जाके वहाँ देखिए तो सही, जो धनास में मिल्क कॉलोनी है, वहाँ के लोगों को कितना, किसी की स्किन एलर्जी है, किसी को सांस की, दमे की बीमारी है, कैंसर हो रहा है, और हॉस्पिटलों पे इतना बोझ पड़ रहा है कि PGI ने तो अब सीनियर सिटीज़न 60 साल का मानना बंद ही कर दिया, अब वो 70 साल वाले को मान। कहाँ जाएंगे लोग? अब ये कूड़े की समस्या तो चलो एक हो गई कि आपका पेड़ बढ़ रहा है, तो उसके बाद डेली बिजली का विभाग चंडीगढ़ में खूब प्रॉफिट में चल रहा था। आपने उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की, लोग धरने पे आ गए। जो काम कर रहे थे, आप जो वर्क एनर्जी है, जो प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, आप उनको सड़कों पे बिठा रहे हैं कि वो अपना धरना करें। क्यों नहीं करेगा धरना, जिसकी रोजी रोटी चली जाने वाली है। और पानी के रेट बढ़ गए। आप एक आम आदमी के लिए देखिए, इस वक्त मुद्दा हमारे लिए संजय टंडन या मनीष तिवारी नहीं है, हमारे लिए है कि हमारे लिए हमारा MP क्या करेगा। संजय टंडन और मनीष तिवारी नहीं, भाजपा और कांग्रेस की आप कह सकते हैं। जब भाजपा और कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने उनके नाम ले दिया। हमारे लिए वो मुद्दा नहीं है कि हमारा यही बने या हमारा वही बने, हमें वो बने जो हमारी मुसीबतों से हमें निजात दिलाए। मेरा बिहार से संबंध है, तो बिहार में एक बड़ा कॉमन सेइंग है कि मन तो ठोस बा, ठोस मतलब दुखी, काम तो भइलना। अब काम तो कोई हो नहीं रहा है, अब हम कहाँ जाएं? प्रशासन में हम जाते हैं, बातें सुनते हैं वो, और हम घर आ जाते हैं। हम चिट्ठियाँ लिख लिख के बना के देते हैं, बहुत प्यार से सुनते हैं। वो प्रशासन के अधिकारी भी हमारी फॉस्वैक की मीटिंग में, RWS की मीटिंग में आते हैं, हम तो सिर्फ गुलदस्ते देते रह जाते हैं, उसके बाद काम तो होता नहीं है। उस वक़्त उनका PA होगा, जो भी होगा, कि लिख भाई पेन से फटाफट, वो डायरी कहाँ चली जाती है उसके बाद हमें तो नहीं पता। हमें कभी कोई फीडबैक नहीं मिलता। अब एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा, कम्युनिटी सेंटर ही यूज़ करने के लिए बैन कर दिए। अब वेलफेयर एसोसिएशंस किसी पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टाइज़ नहीं कर रही।
हम नहीं कह रहे कि फलां आए, हम कह रहे हैं वो बंदा आए जो हमारे काम करे। जो भी एमपी बने उसका एक कोई यहाँ पे स्टाफ हो जो जिसके पास हम जाएं और वो हमें फीडबैक दे कि हमारा काम होना चाहिए। अब कम्युनिटी सेंटर हमारे 27-28 में बड़े सीनियर सिटीज़न हैं, लोग सैर करके कम्युनिटी सेंटर में बैठ जाते हैं, लेडीज़ हैं, तंबोला खेल लेंगी, ताश तो नहीं खेल रही, कोई जुआ तो नहीं खेल रही, हमारा वो भी बंद हो गया। तो ये जो नीतियाँ बन रही हैं वो किसी की सलाह से भी नहीं बन रही हैं। मुझे ये है कि हमारे काम होने चाहिए और हमारे काम करने की जवाबदेही किसी के पास होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि मेडिसिन ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, पर डॉक्टर ही नहीं रहेंगे। जब डॉक्टर, आप चंडीगढ़ वालों को धक्के मार के बाहर भेज रहे, धक्के मारने वाली बात हो गई। एक और समस्या आ रही है मैडम की जो प्रॉपर्टी को लेकर के एक हाँ, एक तो और है, ये तो यह कि प्रॉपर्टी टैक्स हम भरते जाएं और टेंशन हम लेते जाएं। इसका मतलब है कि जब चाइना में कुछ साल पहले रूल था कि एक ही बच्चा होना चाहिए, यहाँ भी वो रूल साथ में लगा देना चाहिए। जब आप अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे ही नहीं पाओगे, अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, अब ये भी नया कानून आ गया है कि आप अपने बच्चों को घर डिवाइड करके नहीं दे सकते, कहाँ जाए, और बेच भी नहीं सकते। अगर लोगों ने फ्लैट लिया, ज़िंदगी भर की फ्लैट मतलब कि एक फ्लोर लिया, इसको लेकर को तो हेरिटेज वाला कुछ सिस्टम आ गया यहाँ। हेरिटेज का सिस्टम तो ये है कि फिर शहर कोई म्यूज़ियम बना दो, हम सबको बोलो, हम चले जाते हैं यहाँ से। हेरिटेज तो बन जाएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। जो यहाँ रहता है बेचारा, जो अपनी पूंजी लगा के एक फ्लोर खरीद रहा है, अब वो ना बेच सकता है उसको, ना अपने 3 बच्चों में या 2 बच्चों में बांट सकता है, फिर सारे शहर को म्यूजियम बना देना चाहिए। मैडम एक बहुत बड़ी समस्या है जो हाउसिंग बोर्ड को लेकर के 60,000 मकान पे तलवार लटकी हुई है। दूसरी तरफ उसके रहने वाले 4 लाख लोग प्रभावित हैं उससे। इसको लेकर के आप लोगों ने कभी मांग उठाई और इस पर क्या हुआ? 1000 बार हमारे प्रधान फॉस्फैक के बिट्टू जी हैं, और वो इतनी बार गवर्नर को मिले हैं, कितनी बार डीसीओ को मिले हैं, कितनी, पर मज़े की बात है कि 3-4 साल में ऑफिसर चले जाते हैं तो जवाबदेही तो किसी की नहीं, पर जो एमपी 5 साल रहेगा उसकी तो जवाबदेही बनती है ना। अब तो एमपी आपके 10 साल रह चुके हैं किरण खेर। तो 10 साल क्या 15 साल भी रहेंगे, लेकिन अब लोग कहते हैं वो बाहर रहती थी, ये अंदर रहते हैं, ये लोकल है। मैं इस बात को नहीं मानती। जिसने काम करना है वो काम करेगा, चाहे वो मोबाइल पे बैठ के अपने ऑफिसर्स को कंट्रोल करना चाहे कर लेगा। पर अगर इतने मुद्दे बन रहे हैं इस वक्त, हम लोग सिर्फ वो चाहते हैं कि ये जो मसले हैं इनको हल किया जाए। अब हाउसिंग बोर्ड वालों के ऊपर एक तलवार लटक रही है, कोई लीज पे है, कोई कुछ है। अब इसको कौन सॉल्व करेगा? ऑफिसर तो 3 साल में चला जाएगा, उसकी जान छूट जाएगी, पर हम तो यहीं रह गए ना अपनी समस्याओं के साथ। और जो एमपी 5 साल किसी के मैनिफेस्टो में ये प्रॉब्लम्स लिखी हैं, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। मैं तो अखबार ही पढ़ती हूँ, और अखबार में मैंने तो नहीं पढ़ा कि किसी ने, एमपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला हो कि हम टाइम फ्रेम के साथ कि हम इतनी देर में ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम इतनी देर में। अब कूड़े का पहाड़ बढ़ रहा है। हम तो अब दिल्ली के साथ कंपटीशन में कि हम दिल्ली के से बड़ा पहाड़ बना के दिखा सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी बनेगा चंडीगढ़ कि हम दिल्ली से बड़ा लीज होल्ड से फ्री होल्ड को लेकर के भी काफ़ी लोग, व्यापारी खासकर परेशान हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने में कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई उनके नॉर्म्स हैं, आप पब्लिक को बताइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, उनको पूरा करिए। कहीं ना कहीं बातचीत करके ही मसला हल होता है, पर उसको लटकाने से तो हल नहीं होता। ये तो एक कैंसर की तरह प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। कैंसर का बढ़ता जाता है धीरे धीरे बॉडी में, आपको पता नहीं चलता। यहाँ हमें पता भी चल रहा है, पर हम लाचार हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप बताइए, जो चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो इस बार लोकसभा चुनाव, जो 1 जून को हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं, मेन मुद्दा यहाँ पर क्या होगा, और उस मुद्दे को लेकर के आपका उम्मीदवारों से, जो भाजपा से संजय टंडन है और कांग्रेस से मनीष तिवारी हैं, और भी कैंडिडेट अभी आएंगे, सभी कैंडिडेटों को आप क्या सलाह देंगे और मुद्दा क्या होगा? देखिए, हम कैंडिडेट्स को ये कहेंगे कि देखिए, आप देश की बात मत करिए कि देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है। हमारे पहले वो कहते हैं ना कि देखिए, पहले आप अपना पेट भरते हो, फिर आप दूसरी बातें सोचते हो। हम चंडीगढ़ के मसलों से तो निकल नहीं रहे। एक आदमी जो चंडीगढ़ में रह रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रही। मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दे दूँगी कि लोग घर में बैठे हुए हैं। अब तो ये नई चीज़ आ गई कि डॉक्टर भी बैठे हुए हैं घर में। वो डॉक्टर जो ब्राइट हैं, जो
देश का फ्यूचर है, मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले एडमिशन नहीं मिल रही, उसके बाद रिजर्वेशन कोई नहीं है, नौकरी कब कहाँ मिलेगी। जो चंडीगढ़ में रहता है, मतलब आप तो वाकई इसको हेरिटेज बनाना चाहते हैं कि जो यहाँ पढ़े लिखे दफ़ा हुए यहाँ से और नौकरी कहीं और जाके ढूंढे। तो मुद्दा तो यही होगा जो चंडीगढ़ के मसले हम लोगों के हल करेगा। अब बंदा कोई आवाज़ जितनी मर्जी उठा लो, हमने तो नहीं देखा कि भाई उसका कोई फ़ायदा हुआ है। हम चिट्ठियाँ भी लिख देते हैं। अब सारा शहर भिखारियों से हर चौक पे भरा हुआ है। और जो मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये भिखारी चंडीगढ़ के रेजिडेंट नहीं है। ये बाहर कोई जो बॉर्डर एरियाज़ में डिस्ट्रिक्ट है हमारे, जो चंडीगढ़ के बॉर्डर में, वहाँ से सुबह आते हैं और हर बार आप जब गाड़ी चलाते हैं आपके शीशों पे ठोक ठोक के भीख मांग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं उसके लिए पुलिस नहीं है, पर चालान काटना है तो पुलिस है। पुलिसिंग का क्या होएगा? जहाँ सीनियर सिटीज़न रहते हैं, हम चिट्ठियाँ लिख लिख के थक गए हैं। हमने रजिस्टर बना के दिए हैं कि इस घर में फ़लाँ सिटीज़न अकेला रह रहा है, तो लेकिन पुलिस वालों को, बीट वालों को लगातार हम ये दे रहे हैं, पर हम लोगों की कोई उसमें सुधार तो नहीं हो रहा ना। 1 जून को चंडीगढ़ में चुनाव होने जा रहा है और उम्मीदवारों को समझना होगा कि पिछले 10 साल से जिस तरह से लोगों ने छित्तर खाए और उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ, और इस बार चुनाव का मुद्दा वही है जो पिछले कई सालों से लटका हुआ है। इस बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग वोट देने ज़रूर जाएं। हम कंप्लेन करने में विश्वास रखते हैं, एक फ़र्ज़ है, वोट दे दो। वोट दे दो ताकि हो सकता है हमारे मुद्दे सॉल्व हो जाएं। वोट देने जरूर जाएं, जैसे मैडम ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू मधुकर जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।